हेलो स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप सब? गुड मॉर्निंग। कभी तो आप लोग ग्रुप में टीचर्स को गुड मॉर्निंग लिख दिया करो। ओके, चलो छोड़ो। आज हम अपना पाठ 6 पढ़ेंगे, जिसका शीर्षक है पश्चाताप। इसके लेखक का नाम है प्रेमचंद। स्टूडेंट्स, ये बड़ी सुंदर कहानी है, लेकिन इसके कुछ शब्द समझने बहुत जरूरी हैं। सबसे पहले हम शब्दार्थ देखेंगे। मातहत। मातहत का अर्थ होता है किसी के अधीन काम करने वाला, किसी के अंडर में काम करने वाला। मियाद। मियाद का अर्थ होता है अवधि। कई बार हमें कुछ समय दिया जाता है कि इतने समय में तुम्हें ये काम पूरा करना है, तो अवधि। निर्वासित। निर्वासित का अर्थ है घर से निकाले हुए, जिन्हें घर से निकाल दिया जाता है। गबन। गबन का अर्थ है सरकारी पैसों में बेईमानी करने का आरोप। अगर एक शब्द में इसका अर्थ निकाला जाए तो चोरी करना। अदन। अदन का अर्थ है अरब सागर का एक बंदरगाह। अब हम इस कहानी के पात्र देख लें। जगत सिंह एक आवारा घुमक्कड़ युवक लड़का। ठाकुर भगत सिंह डाक खाने में मुंशी एवं जगत सिंह के पिता। इस कहानी में ये दो कैरेक्टर हैं। जो जगत सिंह है एक आवारा घुमक्कड़ लड़का है, और जो ठाकुर भगत सिंह है डाक खाने में मुंशी का काम करते हैं, और वह जगत सिंह के पिता भी हैं। हमारी कहानी इस तरह से है कि इंसान है, जो भी है उनसे गलतियां होती रहती है। अगर इंसान उस गलती का प्रायश्चित कर ले तो जीवन पवित्र हो जाता है, मन में किसी तरह का दुख नहीं रहता है। इंसान जब गलती कर लेता है और फिर भी अपनी गलती को न माने और वह गलतियां उसे चैन से रहने न दे, तो उसका जीवन भी धीरे धीरे सड़ने लगता है। बस यही इस कहानी में है कि जो हमारा पात्र है, मुख्य कैरेक्टर है जो जगत सिंह, वो एक आवारा किस्म का लड़का था। उसमें ऐसी हर गंदी आदत थी जो समाज में होती है। वह लोगों को चिढ़ाता था, गालियां देता था, चोरी करता था। वह हर ऐसे काम करता था जो समाज के विरुद्ध होते हैं। वह अपने शौक पूरे करने के लिए पैसों की चोरी करने तक नहीं हिचकिचाता था। एक बार जगत सिंह अपने पिता के कोट की जेब से, अचकन की जेब से, वह लिफाफे में पड़े हुए कुछ पैसों को चुरा लेता है। लिफाफा मतलब एनवेलप में पड़े हुए कुछ पैसों को चुरा लेता है। उसे ये पता ही नहीं होता है, क्योंकि वो पढ़ा लिखा नहीं होता है, कि ये जो पैसा है डाक खाने का पैसा है, सरकारी पैसा है, और वह उन पैसों की चोरी कर कर अपने शौक पूरे करता है। जब ठाकुर भगत सिंह डाक खाने जाते हैं तो उन पर इस पैसों के गबन का इल्जाम लगता है, चोरी का इल्जाम लगता है, और सरकार उन्हें 4 साल की सजा सुना देती है। 4 साल के लिए ठाकुर भगत सिंह को वह जेल में
डाल देती है। तब जगत सिंह को बड़ा दुख होता है कि मेरी इस गलती से मेरे पिता को इतनी बड़ी सजा भुगतनी पड़ी। वो अपने इस गलती का प्रायश्चित करता है। वह अपने घर वालों को छोड़कर बॉम्बे चला जाता है, मुंबई चला जाता है और वहाँ पर वह कुछ लोगों को परेड करते हुए देखता है। जब परेड खत्म होती है तो वह परेड कराने वाले साहब के पास जाता है और कहता है कि ये सब क्या है। तो वो कहते हैं हमें कुछ फौजियों की जरूरत है, कोई ऐसे युवक मिले जो शरीर से अच्छे हों, जिनकी आंखें अच्छी हों, जो दूर तक निशाना लगा सके, जो लंबी दौड़ सके, ऐसे लोगों की हमें जरूरत है। तब जगत सिंह कहता है कि सर आप मेरा एक इम्तहान ले लो, जो जो तुम्हें जरूरत है उन सब चीज़ों का मेरा इम्तहान ले लो। वो हर एक इम्तहान में पास हो जाता है और रेजिमेंट में वह दाखिल हो जाता है। अब वह दिन रात इसी प्रायश्चित में लगा रहता है कि किस तरह से वो अपने पिता को जेल से बाहर निकाले। यहाँ पर जगत सिंह की नौकरी बढ़ते वह 4 साल निकल जाते हैं और जगत सिंह अपने घर में हर महीने पैसा भी भेजता है। घर पे पता नहीं होता कि ये पैसा कहाँ से आ रहा है, लेकिन घर वालों का रोजगिरी का सामान भी साथ साथ में चलता रहता है। वहाँ पर ठाकुर भगत सिंह की 4 साल की सजा अब पूरी होने वाली है और जगत सिंह का 4 साल की नौकरी भी हो गई है। ठाकुर भगत सिंह जिस दिन जेल से निकलने वाले होते हैं, उनके साथ और भी कैदी निकल रहे होते हैं। सब कैदियों के घर वाले उन्हें लेने आए होते हैं, लेकिन ठाकुर भगत सिंह को लेने आने वाला कोई नहीं होता। वहाँ जेल से बाहर आके जेल के बाहर के द्वार पर बैठ जाता है। सब कैदी धीरे धीरे अपने घर चले जाते हैं और ठाकुर भगत सिंह वहीं पर बैठा रहता है और अपने सिर पर हाथ मार मार के रो रहा होता है कि मेरे पुत्र के कारण मेरी नौकरी चली गई, मेरी जिंदगी के 4 साल बर्बाद हो गए और आज ऐसा वक्त मेरा आ गया कि मुझे लेने आने वाला भी कोई नहीं है। इस बात को सोच सोच के वह अपने सिर पर हाथ रखकर बैठ जाता है और जेल के द्वारपाल को कहता है कि मुझे फिर से तुम जेल के अंदर जाने दो, मुझे कैद कर लो। शायद इस दुनिया में मेरा कोई नहीं है। मेरा पुत्र ही जब मेरा नहीं रहा तो और मैं किससे ख्वाहिश कर सकता हूँ, किससे ये मदद करने की ख्वाहिश रख सकता हूँ। द्वारपाल कहता है कि नहीं ठाकुर जी, तुम्हारी अवधि पूरी हो गई है, तुम्हारा समय पूरा हो गया, तुम्हें अब घर जाना होगा। फिर से ठाकुर भगत सिंह बाहर बैठ जाते हैं। कुछ ही समय में वह दूर से आती हुई फिटन देखते हैं। फिटन मतलब घोड़े पर एक व्यक्ति आ रहा है और उसके आसपास उसके जो काम करने वाले हैं वो चलते आ रहे हैं। जैसे जैसे वह व्यक्ति पास में आ रहा था, घोड़े के कदमों की धूल उड़ती है। धूल से ठाकुर
भगत सिंह को कुछ ठीक से दिखाई नहीं देता है। जब वह व्यक्ति जो घोड़े पे आ रहा था वह आकर ठाकुर भगत सिंह के सामने आकर खड़ा होता है, तो ठाकुर भगत सिंह का खुशी का ठिकाना नहीं रहता है। वह अपने पुत्र जगत सिंह को पहचान जाता है। पुत्र जगत सिंह अपने पिता के पैरों में गिरकर बहुत रोता है, उन्हें गले से लगाता है, माफी मांगता है, अपने आंसुओं से अपने पिता के पैरों को धोता है और कहता है, पिता आज मैं तुम्हें लेने आया हूँ। पुत्र को ऐसी स्थिति में खड़ा देख वह गर्व महसूस करते हैं कि आज उनका पुत्र ऐसी स्थिति पर है, ऐसे पद पर है कि लोग उनके साथ, उसके सेवक उसके साथ पैदल दौड़ रहे हैं और उनका पुत्र घोड़े पर आ रहा है। पिता उसके सारे दोषों को माफ कर देते हैं और जगत सिंह अपने पिता को बड़ी शान से घोड़े पर बिठाकर घर लेकर जाता है। तो स्टूडेंट्स, आपको ये कहानी समझ में आ गई होगी कि किस तरह से वह अपने पापों का प्रायश्चित करता है और अपने जीवन को पवित्र बना लेता है। जगत सिंह के घर वाले उसके सारे पापों को माफ कर देते हैं। गांव में जिन जिन लोगों को उसने परेशान किया होता है सब उसकी गलतियों को माफ कर देते हैं और पिता अपने पुत्र के लिए गर्व महसूस करते हुए गांव में बड़े शान से घूमते हैं। हमारी कहानी का यही सार था। स्टूडेंट्स, आप लोगों को ये कहानी एक बार पढ़नी होगी और हर प्रश्न का उत्तर आपको इस कहानी में मिल जाएगा। अगर फिर भी आपको कुछ समझ में नहीं आता तो आप मेरे से पूछ सकते हो। बाकी जो भाषा ज्ञान ग्रामर का पार्ट है वह मैं आपको लिखवा दूंगी। आप लोग सब होमवर्क किया करो। हमें अच्छा नहीं लगता है कि ग्रुप में बार बार आप लोगों का नाम लिखकर कहा जाए कि होमवर्क भेजो, होमवर्क भेजो। पेरेंट्स से भी मैं कहती हूँ कि अपने बच्चों का होमवर्क समय समय पर भेज दीजिए, जिससे कि आपको भी आसानी हो जाए और हमें भी आसानी हो जाए। धन्यवाद।